नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज सावन का पहला सोमवार है और शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। हरिद्वार में कनखल के दशेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा है। शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो सावन के पहले सोमवार पर देश भर से आए शिव भक्त गंगा स्नान के बाद पौराणिक मंदिर नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। देर रात से मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। अब तक लगभग 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां जलाभिषेक कर चुके हैं और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हरिद्वार में रुके पड़े हैं। अब ऋषिकेश आए नीलकंठ की यात्रा करने। अभी जाएंगे, नहाएंगे, स्नान करने के बाद जल अभिषेक करेंगे नीलकंठ का और रात 5 बजे जल उठाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। तो ऋषिकेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं वहां पर लोग और दूसरी तरफ जल भरकर अपने अपने शहर को लौट रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज पहला सोमवार है सावन का। इस बार सावन में 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं शिवालय। नीलकंठ महादेव मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पौराणिक मंदिर। तो आज दर्शन नीलकंठ महादेव के भी कर लीजिए, जहां पर कतारबद्ध होकर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष डोभाल हमारे साथ ऋषिकेश से इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, आपके पास आती हूँ, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहां पर श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ दिख रही है? आपको बताना चाहूंगा, ऋषिकेश का जो पौराणिक मंदिर है नीलकंठ महादेव, उसमें सावन का जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है या सोमवार पड़ता है तो लगभग 5 लाख से ज्यादा या 6 लाख से ज्यादा लोग और श्रद्धालु जो हैं देश भर से वहां पहुंचते हैं जी। अभी हम लोग यहीं मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि अब लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी सुबह 3:30 बजे भगवान का श्रृंगार किया गया और उसके बाद 4:30 बजे कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जबकि जो लंबी लाइनें थी वो लगभग 1-1 किलोमीटर से लंबी लाइनें लगी हुई थी और काफी भक्त जो हैं वो देश भर से आए हुए हैं और अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। इनका ये क्रम चलता रहेगा और रात तक ये क्रम चलता रहेगा। जी जी, तो आपने बताया सुबह 3:30 बजे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया था और 4 बजे के आसपास श्रद्धालु के लिए कपाट खोल दिए गए। आज के श्रृंगार में क्या विशेषता होती है? मैं इनका आपको बताना चाहूंगा कि जो बेलपत्री, धतूरा और फूलों से भगवान का पूरा श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद उसकी आरती और पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए पूरा खोल दिया जाता है। दूध से स्नान कराया जाता है और जो पंच तत्व होते हैं उनके साथ साथ उनका भोग लगाया जाता है। उसके बाद श्रद्धालु आते हैं और भगवान का जो है जलाभिषेक शुरू करते हैं। तो मेन का ये क्रम चल रहा है लगातार। जी, पुलकित का रुख कर लेते हैं और पुलकित भी हमारे साथ हरिद्वार से मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु न सिर्फ हरिद्वार के आसपास के बल्कि देश भर के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में इस नगरी की खासियत और ज्यादा बढ़ जाती है। पुलकित, वहां पर भी आप शिवालय में ही मौजूद हैं, ये बताइएगा कि मंदिरों में इस वक्त रौनक कैसी है और दूसरी तरफ कांवड़ियों को लेकर किस तरह का उत्साह दिख रहा है? देखिए, हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों का लगातार तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आज क्योंकि सावन महीने का पहला सोमवार है, इसलिए मंदिर को विशेष तौर पर आज सजाया गया है। इसलिए मंदिर की जो छटा है वो अलग ही देखते ही बन रही है। मंदिर में जो विशेष महत्व इस मंदिर का बताया गया है, प्राचीन कालीन ये काफी मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ बताया जाता है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं गंगा और यहाँ पर दर्शन के लिए जो है पहुंचते हैं। और जो भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, जो भी शिव भक्त कांवड़िए इस वक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं, वो भी इसकी महिमा को जानकर, उसकी महिमा को सुनकर वो भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और ताकि हर तरह से यहाँ पर
सुव्यवस्थित रूप से सभी जो दर्शन कर सके सभी श्रद्धालु, उसके लिए प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम यहाँ पर जी। किए गए हैं। क्योंकि मंदिर का इतिहास सीधा भगवान शिव से जुड़ा बताया जाता है। जो श्रद्धालु यहाँ पर कांवड़िए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर भक्तों की जो कतार है वो अभी फिलहाल जो है थोड़ी कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही जो कांवड़ियों का जत्था पूरा का पूरा जत्था यहाँ पर पहुंचता है, अचानक से पूरी तरह से मंदिर में भीड़ लग जाती है और जो पूरा मंदिर परिसर है वो बोल बम के जयकारों से गूंजने लगता है। जहां तक कांवड़ियों की अगर बात करें तो ठीक है, सावन के पुलकित, महीने मुमकिन का हो तो आपके साथ कुछ भक्त भी है, श्रद्धालु भी है, उनसे बात कीजिए। जी जी, मैं प्रयास करता हूँ कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का, किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए। बोले कहाँ से आप पहुंचे? नमस्ते सर, हम फरीदाबाद से आए हैं। आप कांवड़ लेने के लिए आए हैं? कांवड़ लेने के लिए आए हैं सर। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आप पहुंचे हुए हैं, क्या सुनते हैं, क्या महिमा है? जीवन में पहली बार आया हूँ मैं, 40 साल उम्र होगी मैंने, फर्स्ट टाइम। भगवान के दर्शन बहुत बढ़िया हुई, बहुत ही कैसा आनंद है? आनंद आया, शरीर को बहुत ही, मन को शांति। कौन कौन का ग्रुप आया हुआ है? ग्रुप आया कम से कम 40 आदमी का सर। 40 लोगों का। 40। तो गंगा स्नान करने के बाद आप दर्शन के लिए आए? हाँ, दर्शन के लिए आए। कुछ अन्य श्रद्धालु मौजूद है हमारे साथ। आप कहाँ से आए हुए हैं, किस तरह से? फरीदाबाद से ही आए हैं जी। मैं भी अपने 16 साल से आ रहा हूँ मैं कांवड़ लेने के लिए, और हर बार यहाँ आता हूँ। यहाँ जो सुख मिलता है, जो कष्ट होते हैं बिल्कुल आने के बाद, स्नान करने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाते हैं हमारे। ये दक्षेश्वर मंदिर में कहते हैं कि सीधा भगवान शिव से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि भगवान शिव यहीं पर विराजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बता दें, जैसे भी आते हैं तो आने के बाद आत्माओं को इतनी शांति मिलती है, इतना वो होता है कि हमारे शरीर के कष्ट एकदम रोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हम अपने आप को एकदम रिलैक्स करते हैं। कितना समय लगा आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए? क्या लाइन लंबी है यहाँ पर? नहीं, लाइन तो काफी लंबी है, पर फिर भी जैसे है यहाँ पर सुविधा बहुत ये अच्छी है, कतार अपने बहुत जैसे अपने लंबी निकलते है, रहते हैं। लेकिन भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही जो इंतजार है और जितनी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाती हैं, ये कहना है श्रद्धालुओं का। धन्यवाद आप दोनों का ही तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और ये खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया, एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। यहां हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर ऋषिकुल चौक के पास स्कूटी सवार महिला से एक कांवड़िये को टक्कर लगी, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने महिला को मारना पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, महिला को मुश्किल से उनके चंगुल से बचाया गया। पुलिस को फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन ये तस्वीर वाकई पीड़ा पहुंचाने वाली है। कांवड़ियों का कई जगहों पर इस तरह का उत्पात देखने को मिला, जो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है कि चोट लगने पर या फिर कांवड़ के खंडित हो जाने की वजह से नाराजगी, आक्रोश, गुस्सा जरूर रहा होगा, लेकिन ये तरीका नहीं कि आम इंसान से, आम नागरिक से मारपीट की जाए, उत्पात किया जाए। जगह जगह पर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। अगर कहीं कोई कांवड़ खंडित हो जाती है किसी वजह से, तो तमाम थानों पर भी गंगा जल के इंतजाम किए गए हैं कि कांवड़ियों को फिर और दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच कुछ कांवड़िये ऐसे भी हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, वो बाकी दूसरे लोगों की श्रद्धा पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और श्रद्धा का जब पर्व है तो श्रद्धा के साथ ही इसे मनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। सीएम धामी के ऑपरेशन पर आदेश पर ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, और इसी ऑपरेशन के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। कालनेमी ऑपरेशन के तीसरे दिन देहरादून में 34 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए। 3 दिनों में देहरादून में 82 ढोंगी बाबा अब तक गिरफ्त में हैं। पूरे राज्य में फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। रामनगर में भी ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने 3 फर्जी बाबाओं को यहां गिरफ्तार किया, जो धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। पूरे राज्य में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन हो रहा है। उधर रुड़की में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई, जहां पर पिरान, कलियर और मंगलौर क्षेत्र में 6 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए ढोंगी बाबा पिछले लंबे वक्त से इन्हीं क्षेत्रों में रह रहे थे। यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं ये सभी। पुलिस का कहना है कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे लोगों के, इन्हें गिरफ्तार किया गया है।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर एक बार फिर पेच फंस सकता है। दरअसल 2 वोटर लिस्ट में नाम को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश क्लियर नहीं हो रहा, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि आज से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे, जिस पर असमंजस इस वक्त बरकरार है, क्योंकि अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आज बहुत ही अहम मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 2 वोटर लिस्ट में नाम होने पर कोई शख्स कैंडिडेट नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। ये आदेश पिछली बार हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस आदेश के बाद गलतफहमी और ज्यादा बढ़ गई है। ये आदेश पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अब आज इस मसले पर सुनवाई होनी है। इससे पहले कुछ लोगों ने, जो प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी। वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए गए थे, साथ ही जो उनके नाम खारिज कर दिए गए थे उस पर सवाल उठाए गए थे, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। वीरेंद्र, आज जो मसला है चुनाव आयोग की ओर से रखा जा रहा है हाईकोर्ट में, और आखिर क्या कंफ्यूजन है चुनाव आयोग को पिछले आदेश को लेकर? देखिए मेनका, जिस तरह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 11 तारीख यानी शुक्रवार को आदेश दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है 2 जगहों पर, वो चुनाव नहीं लड़ सकता और वो अयोग्य होगा, क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, जिसकी धारा 9 उपधारा 6 और 7 स्पष्ट तौर पर कहती है, अगर किसी भी आदमी का या जो कैंडिडेट है उसका 2 जगहों पर नाम होता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार ऐसी छूट दे दी गई थी कि जिसका नाम अगर 2 जगहों पर है वो चुनाव लड़ सकता है। उसी सारी चीज को लेकर शक्ति सिंह बर्थवाल हाईकोर्ट आए। उन्होंने कहा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने अपने ही नियम का इस पंचायत चुनाव में पालन नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने उसको माना और संवैधानिक रक्षा यानी कानून की रक्षा के लिए कोर्ट ने जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया और उसके बाद ये कहा कि जो पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है उनके तहत ही राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन इस आदेश के बाद तमाम इस तरह की सुगबुगाहटें हुई, क्या इस चुनाव में ये लागू होगा, क्या ये अगले चुनाव में लागू होगा, किस तरह की चीजें आगे करनी होंगी, इन सारी चीजों को लेके बड़ा कंफ्यूजन, चाहे वो उम्मीदवार थे, चाहे वो सरकार थी, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग थे, उसके आगे थे। शनिवार को एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग कोर्ट पहुंचा और जो अपना प्रार्थना पत्र है रिव्यू के लिए वो दाखिल किया, लेकिन उस दिन उनको कोई इस तरह की अनुमति नहीं मिली। कल संडे के दिन फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में दस्तक दी और कहा कि जो उनके हाईकोर्ट का जो खुद का आदेश है उसकी वजह से चुनावी प्रोसेस रुक रहा है। चुनाव के जो सिंबल आवंटन की प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से शुरू होनी है वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आदेश है उसका असर सीधे तौर पर राज्य के पंचायत चुनाव पर पड़ रहा है। यानी उनको एक इस तरह का क्लेरिफिकेशन दे दें कि क्या इस पंचायत चुनाव में अगर लागू होगा। लेकिन मेनका गौर करने वाली बात यह है कि अगर हाईकोर्ट कोई आज एक दिशा निर्देश देती है, अगर ये कह देती है कि हाँ इस पंचायत चुनाव से ही इस आदेश को प्रभावी माना जाएगा, तो कहीं ना कहीं पूरे पंचायत चुनाव पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ सकता है। बिल्कुल, तो एक बार फिर इस पर चुनाव पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इंतजार है कि अदालत की ओर से क्या फैसला आता है। और पंचायत चुनाव को लेकर इतना कंफ्यूजन कि अब तक दर्जनों बार हाईकोर्ट को पंचायत चुनाव से जुड़े अलग अलग मसलों पर सुनवाई करनी पड़ गई है। जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, उससे पहले, चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद, उसके बाद जब नॉमिनेशन शुरू हुआ, और तब से लेकर अब तक बार बार हाईकोर्ट की शरण में ये मुद्दा पहुंच रहा है। आज फिर इस पर एक सुनवाई होनी है। धन्यवाद आपका वीरेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर 2 निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने को लेकर उठे जिस विवाद को राज्य निर्वाचन आयोग अभी सुलझा नहीं पाया है, इसी विवाद का फैसला टिहरी में जिला पंचायत की अखोड़ी सीट पर आश्चर्यजनक ढंग से किया गया, जिसमें एआरओ की भूमिका पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल अखोड़ी सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी और प्रताप सिंह समेत कुल 8 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया था।
लेकिन एआरओ ने प्रताप सिंह का नामांकन ये कहकर रद्द कर दिया कि उनका नाम नगर पंचायत घनसाली की वोटर लिस्ट में भी है, यानी कि 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में उनका नाम है और इसी आधार पर उनका नॉमिनेशन को खारिज कर दिया गया। इसी आधार पर 6 अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी रद्द कर दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एकमात्र सोना देवी का नामांकन वैध करा दिया गया। आरोप है कि उनका नाम 2 नहीं बल्कि 3 निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में है। बावजूद इसके उनका नाम खारिज नहीं किया गया। अब आरोप लग रहे हैं कि लिखित शिकायत एआरओ से लेकर आरओ तक की गई, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। अब बाकी सभी 7 प्रत्याशी अदालत पहुंच गए हैं। रविवार को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया। पूरे प्रदेश में करप्शन के खिलाफ हो रहे एक्शन को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने सीएम धामी को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने एक बार फिर कहा कि करप्शन करने वाला चाहे कितना ही बड़े पद पर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जब कार्रवाई होती थी तो कई बार लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी मछलियां छोड़ दी जा रही हैं, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। हमने इस धारणा को भी बदला है। हमने कहा छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो, या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और इसका उदाहरण चाहे वो सर्वोच्च नौकरी आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो, या किसी भी स्तर के कोई भी नौकरी का कोई भी रैंक हो, कोई भी सेवा हो, यदि अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे भाइयों बहनों। बारिश के दौरान देहरादून में नदियों के किनारे इन दिनों कुछ अलग ही नजर आते हैं। लोग इन खतरनाक नदियों को पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं, जबकि यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें देहरादून की सोंग नदी की है, जो हर साल बरसात में अपना रौद्र रूप दिखाती है। कुछ दिन पहले तेज बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां तक बह गई थी। फिर एसडीआरएफ को मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां पर मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा ना कि रिस्क तो होगा ही, हर जगह होगा, बट मजे करने आना ही पड़ता है। और जगह के हिसाब से जहां पर पानी कम है वहाँ ना है, और क्या। काफ़ी अच्छा नेचर है, यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है, गर्मी कम रहती है, और यहाँ घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं। तो रहता है रेनी सीज़न है तो फिर फ्लो वगैरह इतना ज़्यादा है, लेकिन हम देख के नहाते हैं, कहीं फ्लो कम है तो उस जगह से किनारे पे नहाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। न पुलिस की अपील का असर हो रहा है, न ही चेतावनियों का। जब भारी बारिश आती है और लगातार हमारा जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, जहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है, खासकर पिकनिक स्पॉट्स भी ऐसे बहुत हैं जहाँ से नदी नालों किनारे लोग आवासीय रूप से रह भी रहे हैं या घूमने जाते हैं, उनको भी लगातार अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से अलर्ट किया जा रहा है। हर साल कई लोग इन नदियों में अपनी जान गंवा देते हैं, बावजूद इसके लोग इस रोमांच को खतरे की हद तक जीना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब जान का जोखिम हो तो ऐसी मस्ती किस काम की। शांत दिखने वाली ये सोंग नदी कब विकराल रूप धारण कर ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बरसात का सीजन है और नदी में कई बार पहाड़ में जब बारिश होती है तो नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और कई लोगों को अपनी चपेट में लेके भी यहाँ से बहा लेती है। पुलिस लगातार दावे करती है कि नदियों से दूर हम लोगों को करवाते हैं और अपील भी करती है लोगों से कि लोग नदियों के से दूर रहें, क्योंकि जान का खतरा इस समय सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी सैकड़ों की संख्या में देहरादून की सोंग नदी में लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।